है। सुबह से ही हम उस खूबसूरती को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं मतदान का, यानी कि छत्तीसगढ़ में मतदान का आज दिवस, पहले चरण का मतदान, 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है और लगातार जो मत प्रतिशत है इसमें वृद्धि होती जा रही है। अब तक से जो आंकड़े सामने आए हैं 44.55% मतदान औसत रूप में यहाँ पे आंकड़े सामने आए हैं। सबसे अधिक जो मतदान का प्रतिशत है वो भानु प्रतापपुर विधानसभा से आ रहा है और सबसे कम बीजापुर क्षेत्र से आ रहा है। ठीक है, समीकरणों का जिक्र कर रहे हैं, लगातार चर्चा करने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी 20 विधानसभा सीटों में किस पार्टी का बोलबाला अधिक है, किस क्षेत्र की जनता किन मुद्दों को भांपते हुए किस दल को अपना समर्थन दे सकती है, ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय जो मुद्दा है वो स्थानीय मुद्दा किस प्रकार से कारगर साबित हो सकता है, ये भी जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सीधे अब एक पैनल है हमारे साथ, सबसे पहले उनका स्वागत करने के साथ साथ हम चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस की ओर से अंशुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा की ओर से वासु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार जो हमसे पूरे आंकड़ों के संबंध में जानकारी साझा करेंगे, प्रकाश पुंज पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप ही के समक्ष आना चाहूंगी, चूंकि आंकड़ों का खेल अक्सर राजनीति में देखने को मिलता है। जो वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़े हैं इस ड्यूरेशन तक से, अगर इस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज आता है 44% मतदान, क्या कहता है ये मतदान का प्रतिशत? देखिए, शुरुआती दौर में तो ऐसा लगा कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कम होगा, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन बढ़ा ऐसा लग रहा है कि 52, 53, 55% के आसपास अगर ओवरऑल आंकड़ा जाता है, कुछ जगहों पे आंकड़े ज्यादा जाएंगे तो ये एक हेल्दी वोटिंग होगी, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में आमतौर पे इतनी ही वोटिंग होती है और पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो उस समय भी इतनी ही लगभग वोटिंग थी। महिला वोटर की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है। इस प्रमाण को देखते हुए 223 प्रत्याशियों में से सभी पार्टियों ने कुल मिला के 11% महिलाओं को ही जगह दी है। ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि महिला वोटर्स और पुरुष वोटर 40 लाख के ऊपर लगभग 41 लाख वोटर्स हैं। इसमें महिलाओं की संख्या की जो प्रत्याशियों की संख्या देखेंगे तो उसमें महिलाएं कम है, 11% है 223 प्रत्याशियों की अगर हम आंकड़ा निकालेंगे तो ये एक पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट रहेगा कि वोटिंग परसेंटेज अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो भी ये सत्ता पक्ष के विरोध में जाता है और अगर जरूरत से कम होता है तो ये भी सत्ता पक्ष के विरोध में जाता है। लेकिन अगर सामान्य वोटिंग प्रतिशत रहता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को फेवर करेगा। और जहां तक मेरा सर्वे है, मैं जो बस्तर क्षेत्र का सर्वे किया हूं, 20 सीटों में से मुझे लगता है आकांक्षा की 50-50 का रेशियो रहेगा। चलिए 50-50 का रेशो बता दिया जा रहा है। एक बात यहाँ पे सामने आई है, यदि जो मत का प्रतिशत है यदि अधिक बढ़ता है तो सत्ता पक्ष के लिए खतरा, बहुत कम होता है तो भी सत्ता पक्ष के लिए खतरा। लेकिन अभी जो है वो औसत है, एवरेज है, भाजपा को फायदा होगा। जी देखिए, चुनाव क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार रहने के बाद आज जनता चुनावी मुआयने पे खड़ी है। और जो बस्तर की बात हो रही है तो बस्तर में आदिवासी भाई बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, 15 साल का विकास, निश्चित तौर पे जनता उसको देख रही, क्योंकि 5 साल में वहां पर विकास के एक ईंट भी नहीं लगा पाई कांग्रेस पार्टी। क्योंकि मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं, 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार ने वहां पर विकास नहीं किया वो जनता देख रही, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, मूलभूत सुविधा में कांग्रेस पार्टी ने काम बस्तर के अंदर में नहीं किया है, ना ही वहां का विकास हुआ है। तो जनता ये बात सब समझ रही है। और बात तेंदुपत्ता की हो जाए तो तेंदुपत्ता में अभी जो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र आया है तो 4500 रुपए 5500 रुपए हम दे रहे हैं और प्लस 4500 रुपए बोनस देने की बात हम कर रहे हैं। और जब कांग्रेस सरकार में इसके दिन को घटा के केवल 2 से 3 दिन रखा, पहले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो 7 दिन का हुआ करता था और अब हम घोषणा पत्र में लाए कि 15 दिन आपके लिए करेंगे। क्योंकि कांग्रेस सरकार के आप आंकड़े को निकाल के देखेंगे 2017-2021 तक इसमें 4 लाख प्रति मानक बोरे की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि इन लोगों ने 2 दिन लिया। तो ये सब जनता वहां की समझ रही है। मेरे को लगता है कि जनता सही फैसला लेगी। चलिए, जनता सही फैसला लेगी। फैसला किसके पक्ष में होगा? जनता बिल्कुल सही फैसला लेगी और जो फैसला है वो जनता के खुद के पक्ष में होगा। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के पक्ष में होगा, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष जो है वो भरोसे का पक्ष होता है। भूपेश सरकार की जो सरकार चल रही है वो भरोसे की सरकार चल रही है। अभी मान्यवर बहुत बड़े आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर,
तो जनता वहां की ये भी देख रही है कि कैसे आपने 3500 महिलाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रात में नक्सली बता के अंदर कर दिया था। जनता वहां की ये भी देख रही है कि वही आदिवासी भाई जो जंगल और जमीन की बात करते थे, उनकी जमीन कैसे अपने बड़े बड़े परम मित्रों को दे दी गई और जनता को उनके पैसे भी नहीं दिए गए। जनता ये भी कहती थी कि आपने उनसे वादा किया था कि हम हर एक घर में एक जर्सी गाय भेजेंगे, वो आज दिनांक तक वह जर्सी नहीं गायब नहीं पहुंची। जनता ये भी देख रही है कि जो बस्तर इलाके में जिसे अछूता माना जाता था, जहां पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ मीडिया का भी एक स्तंभ पहुंचने में कतराया हुआ करता था, आज पूरे जगह पर जाते हुए नजर आ रहा है। तो जनता इस बात को भी देख रही है, जनता इस बात को भी देख रही है, जहां सिर्फ और सिर्फ लाल आतंक का साया हुआ करता था, आज वो सिर्फ 1 या 2 जिलों में सिमट कर रह गया है। जिनके आदिवासी बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधाएं बंद हो गई थी, 300 से ज्यादा स्कूलें भी बंद हो गई थी, और आज आत्मानंद स्कूल में इंग्लिश मीडियम में जाके उस आदिवासी गरीब भाई का बच्चा जब पढ़ रहा है, तो इन सब चीज को जनता देख रही है। और वो वोट दबा के, बटन दबा के जनता जनार्दन दूध का दूध पानी का पानी। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी जनता जनार्दन करेगी ही, जाहिर सी बात है। वोटिंग इस वक्त जारी है और ऐसे में ये भाग्य का फैसला किसके पक्ष में जाता है, ये समय का जो पहिया है वो आगे हमें बताएगा। लेकिन श्योर हैं अपने मुद्दों को लेकर के। भाजपा उन्हीं मुद्दों में पिछले चुनाव के दौर पर फिसल गई थी। बस्तर का जो पूरा संभाग है, पूरे बस्तर संभाग में भाजपा वहां पे भी पीछे रह गई। जो इस वक्त राजनांदगांव और टोटल हम ये पूरे 20 विधानसभा को देखें तो इसमें अभी केवल 1 विधानसभा भाजपा के पास है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त भाजपा के पास कि अपने जो आंकड़े हैं उसे बढ़ाया जाए। जी, निश्चित तौर पे अभी हमारे पास 1 सीट था, और लेकिन आप इस 5 साल के अंदर जब देखेंगे तो हमारी इस 2023 की बात करूं तो 2023 फरवरी से हमारे 7 कार्यकर्ताओं की हत्या कर गई नक्सलियों द्वारा। और ये बोलते हैं कि हमारे नक्सलियों की मोहला मानपुर तक नक्सली आ गए, मोहला मानपुर में हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी। अभी 2 दिन पहले दुबे जी की हत्या कर दी, जिला उपाध्यक्ष है नारायणपुर के। तो हमारे कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोकने का काम कौन कर रहा है? इसके पीछे भी षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वहां पर वजूद बड़ा है बस्तर में, तो कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या तक हो गई, लेकिन इनकी सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन फिर भी ठीक, जनता देख रही है, जनता समझ रही है। मैंने पहले ही कहा कि जनता को मूलभूत सुविधा, जनता को आवास मिलने थे, वो नहीं मिल पाए। जनता को रोड चाहिए, नाली चाहिए, घर घर तक जल की योजना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाया। केवल झूठ और फरेब की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब जनता क्योंकि 15 साल बनाम 5 साल इसको अब देख रही, क्योंकि इसके पहले केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन हुआ करते थे, कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। लेकिन अब दोनों को एनालिसिस करने का जनता के पास मौका है। आप, मुझे लगता है कि जनता देखेगा, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। चलिए, एक छोटा सा जवाब, चूंकि एक आरोप है कि तमाम दावे फेल है, फिसड्डी। आरोप तो उनका काम ही है लगाना। जो मोदी जी की पार्टी में रहेगा वो आरोप के खिलाफ तो काम कर ही नहीं सकता। मैं समझता हूं कि जनता सिर्फ यही देख रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं उनकी बड़ी हैं। अभी आवास का आरोप इन्होंने लगाया, तो आवास के बारे में नीति आयोग का डाटा भी यह कहता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी यह कहता है कि सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं अच्छा काम हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ में काम हुआ है। तो जो बीजेपी है वो दोहरे चरित्र की राजनीति में फंस जाती है। अब इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई और ये षड्यंत्रकारी राजनीति के तहत हुआ। हालांकि हमारा मकसद या हमारे संस्कार किसी हत्या का आरोपी के ऊपर राजनीति करना नहीं होता है। हमारा संस्कार ये होता है कि उस आरोपी को पकड़ के लाएं। लेकिन अगर षड्यंत्र की बात कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ये प्रयोग बस तो नहीं हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर अभी पूरे छत्तीसगढ़ आता है, चूंकि आचार संहिता लगी है, तो एक बार केंद्रीय गृह मंत्रालय को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इनके सांसद भी छत्तीसगढ़ से नॉन हो जाते हैं, एक बार भी रिव्यू नहीं रहेंगे इनके काम। चलिए, संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन प्रकाश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस महापर्व के दौरान इस प्रकार की घटनाएं इससे पहले भी आपने और हमने देखी है। कई नेताओं की हत्या, कुछ दिन पहले एक और आज भी जब मतदान, ये खास पर्व संचालित हो रहा है, इस दौरान भी कई सूचनाएं उन क्षेत्रों से आ रही है। ये क्या कहें हम, इसे समझा कैसे जाए? देखिए, ये जो नक्सलवाद है, नक्सलवादी अपनी बातों को जनता तक और शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए उनके पास चुनाव सबसे अच्छा समय रहता है, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी रहती है, कोई भी शासन सक्रिय नहीं रहता है, सारा सत्ता प्रशासन के हाथ में रहता है। और यही एक मुद्दा, यही एक ऐसा समय है जब नक्सलवाद अपनी विचारधारा की जो लड़ाई है उन बातों को पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब उनकी
जो विचारधारा की लड़ाई है वो कैसी है, वो हिंसक है। तो उन्होंने जैसे आज एक आईईडी ब्लास्ट किया सुकमा में, एक जवान हमारे उसमें घायल हो गए, उसके बाद सर्चिंग टीम पे भी उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी और सर्चिंग टीम ने उनको भगा दिया, क्योंकि हमारी जो चाक चौबंद सुरक्षा है उसमें जो सीआरपीएफ और जो स्टेट पुलिस लगी हुई है वो बहुत ही बखूबी अपना काम कर रही है। और काबिले तारीफ इस बार के रिकॉर्ड देखे जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पे 23 साल में पहली बार मतदान हो रहा है। तो ये अपने आप में ये जो महापर्व है मतदान का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है छत्तीसगढ़ के लिए कि ऐसे पोलिंग बूथ पे मतदान हो रहा है जहां पे आज तक स्थापना के बाद से आज तक मतदान नहीं हुआ। तो ये भी इसका एक अच्छा चेहरा है। सबसे बड़ा उदाहरण बारसूर क्षेत्र का जो गांव है बोदली गांव, ये सबसे बड़ा उदाहरण इसलिए भी क्योंकि इसी क्षेत्र में जब इसके पूर्व चुनाव कराने की कोशिश 2008 में, जहां तक से मुझे जानकारी है 2008 में उस क्षेत्र में चुनाव कराने की कोशिश की गई थी, तो उस दौरान नक्सलियों ने ही जो निर्वाचन की टीम है उनके साथ उनकी झड़प हुई और वो मशीनें ही उठा करके ले गए। तो ये खूबसूरती जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिल रही है, प्रकाश जी। यकीनन जैसे आपने वहां की बात की, ऐसे और भी कुछ पोलिंग बूथ है, जैसे सुकमा का एक बूथ है, वहां पे भी पोलिंग हुई नहीं थी और कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पे 150-150 जवान एक एक बूथ पे लगे हुए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच बहुत बढ़िया मतदान हो रहा है। और एक और खूबसूरती है कि 93 साल की जो बुजुर्ग हैं वो भी जा जाके अपना मतदान कर रहे हैं, मतों का अधिकार वो जानते हैं। इस बीच दावे लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से आते हैं कि हमने खत्म कर दिया नक्सलवाद, हमने कम किया, लेकिन तस्वीरें कुछ और दिख रही है। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, ये सब जानते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि रोजगार और वहां विकास नहीं हुआ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये बात उनको बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 15 साल तो उनका शासन था। शुरुआत के 3 साल और अब के 5 साल, 8 साल कांग्रेस का शासन रहा, 15 साल 23 साल में से 15 साल बीजेपी का शासन रहा। अगर वो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ और कांग्रेस सिर्फ झूठा वादा कर रही है, काम नहीं कर रही है, तो सबसे बड़ी तो ये तो उंगली पहले तो उनकी तरफ उठती है। दूसरी बात, आज भी बहुत से ऐसे, जैसे सुबेबेड़ा में आज भी किडनी की बीमारियों से, दूषित पानी की वजह से लोग मर रहे हैं। हम चंद्रयान पे सक्सेस मना रहे हैं, लेकिन हम सुबेबेड़ा में पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये दोनों ही सरकारों की विफलता को दर्शाता है। और देखिए, सरकारों में कमी नहीं है, कमी है इच्छा शक्ति में। ऐसे ही बस्तर के बहुत से वनांचल क्षेत्र हैं जहां महिलाएं प्रसूति के लिए नदी पार करना पड़ता है। वहां सीआरपीएफ और जो बटालियन तैनात है वो उन महिलाओं को एम्बुलेंस तक लाते हैं और उसमें कई लोगों की मौतें हो जाती हैं, दुखद मौतें हो जाती हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों पे दोनों ही सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा बजाय कि शेखी बगाड़ने के। बिल्कुल, ध्यान देने की बात ये भी है, जिस प्रकार से बातें सामने भी आई, मूलभूत आवश्यकता की जो मुद्दे होते हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे उस क्षेत्र में। स्वास्थ्य का जिक्र हुआ, पानी, जल, जीवन है हमारा, आधार है हमारा जल, लेकिन उसकी भी आपूर्ति बेहतर तरीके से नहीं। ये तमाम मुद्दे हैं। भाजपा 15 साल में थी, इसलिए सवाल भी सबसे पहले भाजपा की ओर से होता है। ऐसे में आप वादे करते हैं, आप तमाम बातें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, ये जो समस्याएं हैं, इन दावों की तो पोल खोल देता है। नहीं, मैंने, देखिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय का बड़ा सम्मान करता हूं। मैंने ये कहा कि भाई 5 साल के अंदर की बात हमने की। मैंने तो ये पूछा ना 5 साल के अंदर क्या काम हुआ है, मैंने ये नहीं कहा कि 15 साल से काम नहीं हुआ है। विकास वहां पर हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ही वहां पर विकास किया है। दूरांचल तक रोड बनाने का काम, पुलिया बनाने का, अंडर ब्रिज बनाने का काम, जगदलपुर एयरपोर्ट की बात कर ले, स्टेशन के कायाकल्प की योजना, अभी मोदी जी आए थे जब बस्तर में 27,000 करोड़ की विकास की सौगात लेकर आए थे। डीमरपाल में मल्टी बेटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम। और जब ये शिक्षा की बात हम लोग करते हैं तो एकलव्य विद्यालय इनकी यूपीए की सरकार में 70-80 हुआ करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद वो बढ़ के 780 के करीब हो गए और 40,000 शिक्षकों की भर्ती पिछले बजट में उन्होंने निकाला है, उसकी प्रक्रिया चालू है। तो मेरा ये कहना है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधा में जो भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ को संवारने का काम की, इस 5 साल में वो ठप पड़ा हुआ है। जी चलिए, भाजपा ने संवारने की कोशिश करी, 5 साल में सुधरा नहीं, संवरा नहीं। आप भी सत्ता में बैठे हुए हैं, जिन समस्याओं को हमारे वरिष्ठ पत्रकार उठा रहे हैं कि
नदी, तालाब, ये नाले, ये पुलिया, ये सब पार करके स्वास्थ्य की सुविधाएं लेने के लिए यदि लोगों को जाना पड़े, सुविधा उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दावे तो आपके भी खोखले यहाँ पे। आकांक्षा जी, मैं ये समझता हूं कांग्रेसी होने के नाते कि हर एक व्यवस्था में एक बहुत बेहतर की गुंजाइश होती है। हम उस बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भी बढ़ेंगे। अभी माननीय ने बताया कि 27,000 करोड़ का पैकेज घोषित करके गए अलग अलग योजनाओं के तहत। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं 27,000 करोड़ का पैकेज घोषित करके नहीं गए। अगर उनकी सारी रैलियों को उठाकर देख लिया जाए तो 68,000 करोड़ रुपया की घोषणा करके चले गए। लेकिन वो जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ घोषणाएं कैसी वाली रह जाएंगी, वो जो 15 लाख हमारे और आपके पास आने वाले थे ना, वैसे ही रह जाएंगी। एकलव्य विद्यालय की बात करी तो आज मेरे देश की ये हालत है मोहतरमा कि 6.5 लाख सरकारी स्कूलें जो कांग्रेस के जमाने में बन चुकी थी, जो चल रही थी, उनको बंद कर दिया गया है। और इन्होंने बस्तर की बात करें तो धमतरी से चालू होता है और धमतरी से जाकर सुकमा तक खत्म होता है। वहां पर इन्हें 2000 स्कूलों को बंद कर दिया था। कौन सा विकास कर दिया था? और ये जो वनोपज की बात कर रहे हैं, कौंदू कुटकू रागी को हम और आप जानते नहीं थे, लेकिन आज पूरा विश्व जान रहा है। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, कलाकृति है, जो आदिवासी भाइयों की संस्कृति और कलाकृति इतनी सुंदर है, जो कि आपका न्यूज चैनल भी दिखाता है। वो कैसे दिखाता है? क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिला है। नगरनार स्टील पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री आके यहाँ ये कहते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी हम देंगे, हर व्यक्ति की, हर महिलाओं को एक सरकारी नौकरी हम देंगे। इनसे पूछ लीजिए कि कितनी केंद्रीय सरकारी नौकरियां इन्होंने दे के दिखा दी। 3-4 सवाल। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने वादे भूल जाती है। इन्होंने जन घोषणा पत्र की अपने वादे को याद रखे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, जब उनके 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो बीमारू राज्य हुआ करता छत्तीसगढ़ को, उसको संवारने का काम 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का काम। छत्तीसगढ़ की सरकार जब हमको मिली तो बजट कितना हुआ करता था? जब रमन सिंह छोड़ के गए तो 87,000 करोड़ से ऊपर का बजट हुआ। और दूसरी बात, इन्होंने बात कही कि भाई हमने रोजगार कितना दिया। ये बोलते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 0.00% वो है बेरोजगारी दर, यानी बेरोजगारी, यानी इनके हिसाब से यानी यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई बेरोजगार बसता नहीं है इनके हिसाब से। लेकिन और इनके रजिस्टर्ड में देखे तो 17-18 लाख बेरोजगार हैं और इन लोग बेरोजगारी भत्ता भी देते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र जो है सामने उजागर हो जाता है। एक तरफ बोलते हैं बेरोजगारी नहीं है, दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता बांटते हैं। चलिए, युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है। जाहिर सी बात है रोजगार बेरोजगारी को ही लेकर के चर्चा हो रही है और एक दावे पर सवाल भी उठ रहा है। यदि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 0 से भी कम बेरोजगारी दर है, तो आप रोजगार की जो राशि दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, वो किसे दे रहे हैं? इसे कहा जाता है कि 100 बिल्ली खा के जो चूहिया होती है वो हज को जा रही है। जो आरएसएस की पतली पतली पुस्तक पढ़ते हैं, मैं समझता हूं उनके लिए थोड़ी सी लोकतांत्रिक उन्मूल्यों की और संवैधानिक पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है। मान्यवर सीआईएमई का डाटा कहता है, हम नहीं कहते। उस डाटा को माननीय मोदी जी प्रसारित करते हैं, हम नहीं करते। और तीसरी बात, अगर आपको सच्चाई वाले रोजगारी के डाटा चाहिए है तो आज से 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस ने संविधान के तहत यह लिखा गया था कि सदन के पटल में यह लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि कितनी बेरोजगारी दर है और कितनी नहीं है। 9 वर्ष में कितनी बेरोजगारी दर है, नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? पटल में तो रखना बंद कर दिया ना माननीय मोदी जी ने, क्योंकि उनको पता है कि न केवल छत्तीसगढ़, पूरे देश में बहुत भयंकर बेरोजगारी आ गई है। लोग 17 करोड़ लोगों ने आज नौकरियां छोड़ना ढूंढना बंद कर दिए। मान्यवर, ये मेरे देश की हालत है। अब मैं छत्तीसगढ़ पे आ जाता हूं। किसानी को ये लोग रोजगारीता नहीं समझते। सीआईएमई का डाटा यह कहता है हम 1.6 के आसपास लाइव्स कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम सबसे ज्यादा रोजगारीता पैदा करने वाले राज्य हो गए हैं। और तीसरी बात, ये नीति आयोग का डाटा यह कहता है कि सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में सरकारी नौकरियां देने वाला अगर कोई राज्य है तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। तो ये हमारे वादे हैं जो हमने आपसे प्रश्न पूछे थे, आपने एक का भी जवाब नहीं। चलिए, दोनों ही दलों से युवा नेता हैं और दोनों ने अपनी बात रखी है। प्रकाश जी, आप सुन भी रहे हैं, रोजगार का मसला है और सबसे महत्वपूर्ण मसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से ही जो हमारा भविष्य है, हमारे न केवल प्रदेश का बल्कि देश का भी भविष्य संवरता है। लेकिन ये दावे क्या वाकई सही है, खोखले हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, इन दावों को अगर का आकलन करना है तो आप दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र को उठा के देख लीजिए। साधना न्यूज पे हम सुबह से ही घोषणा पत्र को दिखा रहे हैं। घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी आप देखेंगे तो ये कहीं नहीं लिखा है कि हम कितना रोजगार उत्सर्जन करेंगे और कैसे करेंगे, कैसे स्वावलंबी लोगों को बनाएंगे, कैसे किसानों को स्वावलंबी बनाएंगे कि वो एक फसल के बाद दूसरे राज्यों में पलायन ना करें 9 महीने, और वो एक फसल के बाद 2 फसल, 3 फसल, 4 फसल
कैसे ले पाए, वो उन्नत कृषि कैसे कर पाए, ये कहीं नहीं लिखा है। ये जरूर लिखा है कि ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, इनको इतना फ्री। वो जो रेवड़ी कल्चर की जो अभी बहुत समय से चर्चा चल रही है, असल में रेवड़ी कल्चर तो दोनों ही पार्टियां कर रही है। अब वहां आम आदमी पार्टी बोलती है वो इनसे भी आगे है, वो ये कहती है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने हमारा घोषणा पत्र चुरा लिया, मीन्स कॉपी कर लिया। तो देखिए, एक ढूंढेंगे हजार मिलेंगे आकांक्षा। बात यह है कि रोजगार उत्सर्जन कैसे करना। होर्डिंग में जो आंकड़े होते हैं वो विधानसभा के पटल में वो आंकड़े ध्वस्त हो जाते हैं, ठीक है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कहीं किसी की आलोचना करने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी को लेके जो ये बातें कही जा रही थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने शराब बेचना सिखाया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको फॉलो किया, शराब बंद नहीं कर पाई। शराब बंद करने का प्रयत्न बहुत किया, लेकिन क्या किसी भी दल के घोषणा पत्र में इस बार शराबबंदी कोई मुद्दा है? तो ये सबसे बड़ी बात है। जनता, मैं आपको फिर बता रहा हूं, सन 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ था वो इस वर्ष 23 साल का हो गया और वो मतदान का उपयोग करेगा। वो ये देखेगा, वो ट्रेडिशनल मतदान सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा जो जाति पाति धर्म और इसके ऊपर जो मुद्दे होते थे जिसपे वो वोट देता था, और ना उसको 500,000 रुपए की लालच है। उसे पता है कि आज मैं 500,000 रुपए के लालच में अगर वोट दे दूंगा तो उसमें मैं 500,000 रुपए अपना आगे वाला 5 साल बेच दूंगा। तो वो बहुत ही समझदार युवा है और उसे पता है, क्योंकि उसने उस बढ़ते छत्तीसगढ़ को देखा है। और उस बढ़ते छत्तीसगढ़ में उसने, जब उसे समझ हुई 5 साल के बच्चे से जब समझ शुरू होती है, तो उसने बीजेपी शासनकाल भी देख लिया और कांग्रेस के शासनकाल को देख लिया। वो ये आकलन कर सकता है कि कौन सी सरकार मेरे लिए सही है, कौन सी गलत है। यहाँ सबसे बड़ी कमी है तीसरे विकल्प की। अगर तीसरा विकल्प होता तो घोषणा पत्र में इस टाइप से फ्री की जो फ्रीबीज जो बोलते हैं, फ्रीबीज बांटना, वो नहीं होता। घोषणा पत्र इस समय बहुत मॉडरेट होता। हम घोषणा पत्र में पार्टियां ये बताती कि हम किसानों को 3 फसल लेना कैसे सिखाएंगे, किसानों को हम फ्री का कर्ज माफ नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें नए उपकरण उपलब्ध कराएंगे, ताकि देखिए, जब हम गोबर और गोमूत्र खरीद सकते हैं तो हम दूध क्यों नहीं खरीद सकते। मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो मैं ये बोलता कि मैं घर घर से दूध खरीदूंगा। एक दूध खरीदने, मैंने एक रिपोर्ट बनाया है, कम से कम 2 लाख रुपए सालाना एक व्यक्ति के घर में जाता है। 2 लाख में वो अपने घर में बढ़िया एजुकेशन करा सकता है, और एजुकेशन अगर ये फ्री दे रहे हैं तो वो शादी ब्याह करा सकते हैं। शादी ब्याह तो फ्री नहीं कर रहे हैं ना, उसके लिए पैसा लगता है। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो की जा सकती थी जनता के लिए, पर मुझे इन दोनों ही घोषणा पत्र में इन चीजों की बहुत कमी दिखी। और रोजगार की बात करें तो यकीनन बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में कम है। कारण है, यहाँ पे 80% जो जनता है वो खेती किसानी पे डिपेंड करती है। और आपने कोविड के समय देखा होगा, लॉकडाउन में 3% का ग्रोथ एक ही इंडस्ट्री में था, वो था एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो कृषि इंडस्ट्री में हमेशा ग्रोथ रहती है, लेकिन हाँ, सरकारों को इस कृषि को और कैसे उन्नत बनाया जाए इस पे भी ध्यान देती तो शायद कुछ बड़ी बात होती। बिल्कुल, सरकार बनाने का जो आधार होता है वो घोषणा पत्र ही होता है, और हम लगातार घोषणा पत्र के जो वादे हैं उस पर भी समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात यहाँ पे और सामने आई, चूंकि लगातार जब सत्ता पक्ष में कांग्रेस नहीं थी तो इस दौरान शराबबंदी का मुद्दा उठा। सत्ता में आई कांग्रेस तो इसमें वादे थे कि हाँ छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी, लेकिन आज तक से वो शराबबंदी नजर नहीं आई। अंशुल जी, ये 2023 का घोषणा पत्र भी आ गया, इसमें जिक्र ही नहीं हुआ, ना कोई नेता बोल रहा है, ना कोई प्रवक्ता इस बात का जिक्र कर रहा है कि हाँ हम शराबबंदी करेंगे। हमने 18 में वादा किया था, हम 23 में नहीं ला पाए, क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के चतुर्थ स्तंभ के समक्ष सबसे पहले यह प्रस्तुत कर बता दिया कि जो पुरानी हमारा घोषणा पत्र था जिसमें चीजें रह गई हैं उसको हम सुचारू रूप से काम करेंगे। इसका मतलब उसमें शराबबंदी भी एक प्रमुखता से विषय था। अब शराबबंदी का, अगर हमें शराबबंदी करनी थी तो सबसे अच्छा समय था लॉकडाउन, क्योंकि ना वहां पे ट्रेवलिंग हो रही थी और ना कोई आना जाना कर रहा था। लेकिन वहां पर यह पाया गया
कि पिछले की पूर्ववर्ती सरकारों ने लोगों को, छत्तीसगढ़ को शराब खपती के मामले में देश में द्वितीय स्थान पर गोवा के बाद खड़ा कर दिया था। हर तीसरा व्यक्ति शराब पीने के लिए आमादा यहां पर था। आज छाती चौड़ी इसलिए होती है बताते हुए शराब के मामले में, क्योंकि हम 18वें स्थान पर आज तो पहुंच चुके हैं। हमने पेशा कानून क्यों लाया? क्योंकि जो ग्राम सभा में उनको अधिकार दे दिया गया कि आपको कितनी शराब पिलानी हो, कितनी नहीं पिलानी है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम वो नहीं करेंगे कि रात को 8 बजे आ जाएंगे और कह देंगे खड़े होंगे कि भाइयों बहनों कल से 1000 और 500 के नोट बंद हो जाते हैं, उसके बाद 800 1000 आदमी मर जाते हैं, उसके ऊपर इनकी जू तक नहीं रखती। हमें वो काम नहीं करना। हमें समाज को भरोसे में लेकर समाज के साथ सरोकार करते हुए ये शराब बल्कि पूरे नशे को धीरे धीरे समाप्त करना है। हाँ, शराबबंदी में हमने जो जो स्टेप उठाए वो हमने बता दिए, लेकिन शराबबंदी करने के लिए और कठोर स्टेप उठाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारी संवेदनशील सरकार जो है वह प्रतिबद्ध है। आने वाले वक्त में आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है शराब दुकानें तो अवश्य ही खुली रहें, लेकिन वहां पर पीने वाला कोई नहीं होगा। इस विचार के साथ मैं शराबबंदी को लेकर देखता हूं। चलिए, ये विचार के साथ एक गारंटी का स्वरूप यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन भाजपा के गारंटी पत्र में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। ना ही एक सबसे बड़ी बात जिसे लेकर के भाजपा अक्सर सवाल उठाया करती थी, 2 प्रमुख मुद्दे थे छत्तीसगढ़ के जिसे भाजपा ने उठाया, वो है एक कर्ज माफी का, दूसरा था शराबबंदी का। दोनों ही बातें भाजपा की इस गारंटी से दूर रहा है। देखिए, जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तीसरे टर्म की, तो उसका शासकीकरण इसी उद्देश्य से किया गया था कि हम धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे। हमने तो ये नहीं कहा था ना कि हम आएंगे और तुरंत शराबबंदी कर देंगे, है ना। लेकिन इन्होंने लिखा था कि हम सरकार बनते 60 शराबबंदी बंद कर देंगे। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा था कि हम समाज से बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, इनसे ये इनका डुलमुल रही है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आपने कभी शहर में भाजपा शासनकाल में प्रीमियम शॉप देखी थी क्या? इनके शासनकाल में दारू दुकान बंद नहीं हुई, बल्कि शहर में प्रीमियम शॉप खुला दी गई। तो ये कांग्रेस का स्टैंड अलग है, जो बोलते हैं और करते दूसरा है शराबबंदी के मामले। और इनके अब देखे तो घोषणा पत्र से गायब हो गया इनका मुद्दा, क्योंकि जानते हैं ये, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार करने का के लिए मिलता है 21,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया उसमें। तो लगातार इन कांग्रेस पार्टी जो इस भ्रष्टाचार का काम कर रही, महादेव ऐप आ गया अभी, जिस प्रकार से महादेव ऐप में आरोप लग रहे हैं, वो शुभम सोनी ने वीडियो डाल के आरोप इसकी चर्चा हुई है जी। तो हाँ, तो मैं शराबबंदी के लिए यही बोल रहा हूँ कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उसको धीरे धीरे, जैसी हमारी सरकार आएगी तो धीरे धीरे उसको बंद करने को बढ़ेंगे। कर्ज माफी रेवड़ी हो गई। देखिए, मैं ये बोलता हूं, देखिए उनका वो है। मैं ये पूछता हूं कि आपने 5 साल में कहा कि हम किसानों को सशक्तिकरण कर दिया, किसानों के जेब को हमने भर दिए हैं, लेकिन उन्होंने फिर कर्ज माफी ला दिया। क्यों? क्या किसान सशक्तिकरण नहीं हुआ क्या आपकी सरकार में? इनसे पूछना चाहिए बल्कि ये बात। अब मेरे को नहीं लगता। देखिए, उनका घोषणा पत्र वो जाने, हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है हम 3100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे और 21 क्विंटल खरीदेंगे, जो इनसे ज्यादा है। जी चलिए, आपसे ज्यादा का वादा है भाजपा के पास? अरे, इनने 3100 रुपए कहा। जब मोटा भाई आए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 10-20 हजार रुपए बोल के ना चले जाएं। बोलने में थोड़ी ना पैसा लगता है, वो तो देते हैं तब पैसा लगता है। कहा तो ये भी था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, नहीं मिला। कहा तो ये भी था कि 2 वर्ष में सरकारी नौकरियों को रिक्त कर देंगे, आज भी 80,000। सवाल पे आ जाते हैं। उन्होंने सवाल ये भी किया है कि आप कहते हैं हम किसानों को संबल बनाएंगे, हम उनकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, पहले कर्ज माफ कर दिया, छत्तीसगढ़ में किसानों को संबल बना दिया, बेहतर भविष्य बना दिया, उसके बावजूद कर्ज माफी की आवश्यकता थी छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल आवश्यकता थी। क्यों? इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि जो किसानी करता है, चूंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, उसे समय समय पर कृषि हेतु अल्पकालीन ऋण लेना अति अनिवार्य होता है, जो कि लेते हैं। कृषि उपकरणों में हम जीएसटी 18% या 28% नहीं लगा रहे हैं। उस कर्ज को भी कृषि के कार्य में समाप्त करने की घोषणा करी है, तो हमने करी है। हमने ये नहीं कहा, ये कहते हैं ना कि हम किसानों का कर्ज हम माफ नहीं करेंगे। आप कर भी नहीं सकते मान्यवर। आपको तो बड़े बड़े 14 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ करना है। मैं ऐसे 10 आदमी गिनाना चाहता हूं। 4000 करोड़ रुपए तो इनके जो प्रमुख मीडिया स्तंभ है उसका माफ कर दिया। किस कारण से कर दिया आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कर्ज आप माफ कर सकते हो, किसानी का 10-20 हजार करोड़ रुपए आपको माफ करने में हाय तौबा मच रही है। हम तो बिल्कुल कहते हैं। और एक आंकड़ा और प्रस्तुत करता हूं, मध्य प्रदेश में प्रति किसान 1,80,000 का कर्ज चढ़ा हुआ है आज दिनांक में। हरियाणा में एक किसान के ऊपर 1,90,000 प्रति किसान का कर्ज चढ़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में 9,332 रुपए मात्र प्रति किसान का कर्ज चढ़ा हुआ है, जो कि हमारी सरकार बनेगी और शांत खत्म हो जाएगा। तो ये किसानों के लिए अच्छा निर्णय है कि नहीं है? 12 लाख किसानों से लेकर हम 28 लाख पर ले आए किसानों को, यह अच्छा निर्णय है ग्राम स्वराज योजना के तहत
कि नहीं है? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम किसानों को संबल बना रहे हैं तो मान्यवर आपकी पेट में क्यों दर्द हो रहा? आप मुझे ये बताइए, जो आप 3100 और 3200 रुपए की बात कर रहे हैं वो देंगे कैसे? जो आपने जो नई कंडीशन लगाई है मोदी जी ने कि एमएसपी से 1 रुपए भी आप ऊपर में खरीदोगे तो सेंट्रल पूल में चावल लेना बंद कर देंगे, क्या उसको समाप्त कर दिखाएंगे? इस बात को आप स्पष्ट करिए। चलिए जवाब ले लेते हैं बस। देखिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा, यहाँ के मुख्यमंत्री, आपकी सरकार, आप 3100 दे, 3500 दे, इससे केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इनको गुमराह करने के लिए जनता को ये टाइप के बयान लाते हैं। आप देखिए, आप हमारी सरकार बनेगी, आप देखेंगे आप कैसे देंगे। आपके टाइप को 4 किस्तों में ही देंगे, हम एक मुश्त देंगे और एक साथ देंगे। और इन्होंने बेरोजगारी की बात करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ पत्रकार महोदय बहुत सही बात बोल रहे थे, जब होर्डिंग्स में देखें तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया इन्होंने बोलते थे, लेकिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री है, उनसे सवाल किया गया विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष ने कि भाई आप 4.5 साल में कितने लोग को सरकारी नौकरी दी है? विधानसभा पटल में जवाब आता है 20,000 के आसपास लोगों को नौकरी दिए गए, और होर्डिंग में 5 लाख रुपए, 5 लाख लोग देखते हैं। या तो होर्डिंग सही बोल रहा है या तो मुख्यमंत्री जी सही, दोनों में से एक सही बोल रहे हैं। ये किए, और दूसरा एक विषय आपसे ये भी हो जाता है, आप ज्यादा से वादे से ज्यादा का जिक्र कर रहे थे। जब एक घोषणा हुई थी कांग्रेस की ओर से कि हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे, भाजपा की ओर से एक बड़ा सवाल ये उठा था कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी मात्रा में किसान धान नहीं उगा, कहां से खरीदें? आप 21 का वादा कर दिए, वादे से ज्यादा खरीदी हो जाएगी। अब सवाल जब कांग्रेस के दौर पर उठा तो भाजपा के दौर पर भी उठे। जी, निश्चित तौर पे उठना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा गांव है राजिम के पास तर्रा। आप अगर हम मेरे गांव में चलेंगे तो कुछ जगह आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 20 क्विंटल धान होता ही नहीं, लेकिन आप कभी उस क्षेत्र में जाएंगे, 21 कहां से? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वहां पर प्रति एकड़ कम से कम 25 से 26 क्विंटल धान होते हैं। हमारे क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत जगह ऐसे कि धान नहीं होते, लेकिन हमने उसकी बात कही है भाई 31-21 क्विंटल खरीदेंगे। ये आंकड़े भाजपा नेताओं को नहीं पता है। नहीं पता है, सबको पता है सब। आपने पूरी बयान सुनेगा कि उन्होंने कहा किसी क्षेत्र में नहीं होगा। अब मैं किसी क्षेत्र में होता है तो खरीदेंगे भाई, जिसके पास नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके यहाँ होगा उसका तो खरीदना पड़ेगा ना, हमने ये कहा। कांग्रेस के वादे में यही बातें, ये जो तथ्य आप रख रहे हैं, ये सामने नहीं आ रहे थे? लेकिन नहीं, बिल्कुल आ रहे थे, कैसे नहीं आ रहे। हमारे प्रवक्ताओं ने बिल्कुल ये बात रखी है भाई कि हम जैसे अगर बात हमने 21 क्विंटल अगर किया है तो कोई सोच समझ के ही किया होगा ना, कि कहीं पर होता होगा तभी तो किया है। चलिए, होता होगा, किया है, वादा हो गया, घोषणा हो गया, सवाल उठ रहे थे, आज भी उठ रहे हैं। सवाल तो उठेंगे जब आप तथ्यात्मक, तर्कात्मक और धरातलीय मुद्दे पे जब बात नहीं करेंगे तो, और जब 4 लोग बैठ के एक कमरे में घोषणा पत्र बनाएंगे और 80% कांग्रेस का जो घोषणा पत्र कॉपी कर जाएंगे तो प्रश्न तो उठेगा। वो दूर से जो सोना होता है और पीतल होता है, दूर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंतर जनता बहुत अच्छे से जानती है। जब 3100 रुपए ये कह रहे हैं, 3100 रुपए जब ये कह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता ये कह रही है कि बाजू वाले राज्य में आप 3100 दे दीजिए ना, चलो 2400 दे दीजिए। आप अपने उत्तर प्रदेश में 2400 दे दिए, वहां 1600 रुपए देते हैं, वहां 1500 रुपए देते हैं, बिहार में 1300 रुपए देते हैं और मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए देते हैं। तो छत्तीसगढ़ से आपको ऐसा कौन सा लगाव आ गया रातों रात की आप 3100 रुपए दे रहे हैं, और कैसे दे रहे हैं वो भी नहीं बता रहे। तो छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का किसान शांत जरूर है लेकिन समझदार बहुत है, वो बहुत अच्छे से जानता है। 15 वर्ष बनाम 5 साल, वो आपको 3 तारीख को हमको पता चल जाएगा। चलिए, ये 15 वर्ष बनाम 5 साल, इस पे चर्चा जारी रहेगी। लेकिन प्रकाश जी, जिन वादों का जिक्र कर रहे थे, कहीं विरोधाभास, कहीं सवाल उठते इन वादों में ही नजर आ रहे हैं। कभी वही वादे कोई दूसरी पार्टी करती है तो वो गलत, लेकिन हम करें तो सही, ये क्यों? देखिए, आपके सवालों में दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता फंसते नजर आए, और आप इनसे एक और प्रश्न पूछिए कि ये जो धान खरीदी की जो कंपटीशन शुरू है, मुफ्त की रेवड़ी, वो भी एक टॉपिक छोड़ दीजिए, इसका बाइफिकेशन कैसे होगा? ये जो खरीदी हो रही है आज, पहले 2500, फिर अब 3100, 3200, जिसकी भी सरकार आई, क्या ये आगे जाके 4000, 5000 जाएगा? तो इस रेट में जो धान खरीदी हो रही है, इसका बाइफिकेशन क्या है? केंद्र कितना कंट्रीब्यूट कर रही है और राज्य कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ये भी देखने वाली एक बात है। तो ये एक प्रश्न लेना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से ये एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहां जाके एंड होगा? और अगर आप इसको बात करेंगे तो रिटेलिंग में इस धान का क्या कीमत जाएगा?
तो सबसे बड़ी बात है कि 3100-3200 का जो ये रेट की बात हो रही है, इसमें केंद्र कितना योगदान कर रही है और राज्य कितना योगदान कर रही है, ये समझने वाली बात है। ये इस समय साधना न्यूज के दर्शकों को इसी बहाने जानने को मौका मिल रहा है कि केंद्र और राज्य इसमें क्या सहयोग कर रहे हैं, पहला। और दूसरा, अगर केंद्र सरकार सहयोग कर रही है तो इसमें फिर राज्य सरकार क्रेडिट क्यों ले रही है, ये दूसरी पॉइंट है। और क्या इसी फार्मूले से बीजेपी आश्वस्त है कि चूंकि केंद्र इसमें योगदान दे रही है तो हम अपने हिसाब से जो एड ऑन करके हम 3100, 3200, 3000 जो भी समर्थन मूल्य की ये लोग वादे कर रहे हैं उसे निभा पाएंगे, ये क्वेश्चन लेना आपका जरूरी है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट सवाल कर लेते हैं क्योंकि समय की कमी हो चली है और इसमें छोटे छोटे जवाब की भी आपसे गुजारिश भी है। चूंकि सवाल महत्वपूर्ण है, केंद्र का जो अपना अंश है, अपना अंशदान, वो समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, एमएसपी जब 2014 में ये एमएसपी होता था 1400 रुपए, आज प्रधानमंत्री के मोदी जी के कार्यकाल में वो बढ़ के करीब करीब 2200 रुपए के आसपास हो गया है। तो निश्चित तौर पे जो 80% पैसा है वो केंद्र सरकार दे रही है। चावल का जो इनसे धान ही खरीदते हैं उसका बिल्डिंग हो गया, अपन चावल खरीदने का पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये बोलते हैं हमने घोषणा पत्र इनसे डुप्लीकेट बनाया। घोषणा पत्र हमारा पहले आया, बाद में आपका आया, तो आपने डुप्लीकेट किया कि हमने किया। राहुल गांधी जी उस दिन छत्तीसगढ़ के दौरे में थे, एक मन से बोल दिया कि हम 3000 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेंगे, लेकिन हमारा घोषणा पत्र 3100 आया तो दूसरे दिन 3200 कर दिए। एनी हाउ इनको चुनाव जीतना लक्ष्य है, बाकी जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। चलिए, जनता से सरोकार नहीं, चुनावी जीत के लिए ही। लेकिन राज्य के अंशदान की बात हो रही थी, आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर, राज्य का अपना अंशदान केंद्र से आपको कितना आता है? 80% का दावा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, इसका भी मैं जवाब दूंगा। पहले इनके प्रश्न का जवाब दे देता हूं कि सरकार के प्रवक्ता ने आज से तीन महीने पहले ये कह दिया था कि 3500 से लेकर 3600 रुपए तक का धान का कीमत जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो इसको इनको समझने की आवश्यकता है कि पहले किसका आया और बाद में आया, तो पहले ये तय कर लेंगे। अब जो अंशदान होता है और राज्यदान होता है, इसको थोड़ा सा तर्कात्मक तरीके से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सेंट्रल पूल में चावल खरीदने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, हमारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मोदी जी पहले हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हम 86 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदेंगे एमएसपी में, पहले वो करते हैं। और जब ये कहते हैं कि हम 80% अनुदान दे रहे हैं और दाना दाना ले रहे हैं, तो 86 लाख मैट्रिक टन का ये हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं, वो सबको पता है। उसके बाद ये 68 लाख क्यों कर देते हैं? उसके बाद ये 52 लाख क्यों कर देते हैं? क्यों कर देते हैं? क्योंकि इनको जैसी आवश्यकता रहती है सेंट्रल पूल में, वैसा ये छत्तीसगढ़ से चावल खरीदते हैं। अब जहां से छत्तीसगढ़ में चावल की उपज ज्यादा हो रही है, तो वो उस हिसाब से खरीद के पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चूंकि अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हो गई है और वहां चावल जो है वो कम रेट में देने का हमने 5 गारंटी दी थी, उसमें से एक दिया है। तो हमने उनसे कहा कि जब हमारे वहां पर आप चावल क्यों नहीं दे रहे हैं, तब केंद्र सरकार एक बार भी कोई भी बयान जारी नहीं करती है। तो इससे जनता को, माननीय पत्रकार जी को और माननीय मीडिया हाउस को स्पष्ट हो जाता है कि हम उपज करता है, जरूरत आपकी है ना कि हमारी जरूरत है। आपको यहां पर आना है और यहां से खरीद कर जाना है, और हमारे बीच में एक रेट डिसाइड होता है जिसे हम एमएसपी कहते हैं, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिसाइड होता है। लेकिन ये कौन सी ध्रुवीकरण की खेल कर रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ में तो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये वहीं उत्तर प्रदेश में जहां से मोदी जी आते हैं, बनारस से जीतते हैं, कोयटो बनाने की बात करते हैं, वहां 1200 रुपए में क्यों दे रहे हैं? वहां एमएसपी में क्यों नहीं दे रहे हैं? जब अगर ये 80% अनुदान की राशि की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का राघवगढ़ क्षेत्र है, मिनी धान का कटोरा कहा जाता है, वहां पे 1600 रुपए में क्यों दे रहे हैं? बिहार के क्षेत्र में वहां 1400 रुपए में क्यों दे रहे हैं? ये तो भारत का अभिन्न हिस्सा है, छत्तीसगढ़ भारत का अभिन्न हिस्सा है, एमएसपी पूरे भारत के लिए लागू होती है, स्वामीनाथन रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है। तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि चुनाव आए हैं, चुनाव चले जाएंगे तो जो 3200, 3500, 3000, 4000 की जो बातें हो रही ना मोहतरमा, वो कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं 15 या 1600 रुपए से ऊपर मिलने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ का किसान बहुत अच्छे से, लेकिन अभी जो अभी एक सवाल वहीं से आप उत्तर ले सकती हैं कि इसके पहले जो 2500 रुपए कांग्रेस सरकार यहां दे रही थी, उसमें केंद्र का योगदान कितना था? चलिए, एक बड़ा ये बड़ा प्रश्न है कि जो हमने आपको बताया कि हम कहते थे कि हम 2500 रुपए में खरीदेंगे, तो अब ये पूछा जाता है कि केंद्र का योगदान कितना था। चूंकि ये पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि मोदी जी आते हैं और ये कहा जाते हैं कि 80% तक की राशि हम देते हैं। केंद्र का अनुदान जो होता है वो 1 रुपए भी नहीं होता है। जब हम किसानों से धान, अंशु जी आपने आंकड़ा नहीं बताया अभी भी, मैं कंप्लीट करूं, वही आपको पता, आप उसके बाद आंकड़ा आएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। जब हम किसानों से
खरीदी कर लेते हैं सोसाइटी के माध्यम से, हम कर्ज लेते हैं मॉक्सफेड की उससे कि हमें जब आकलन रहता है कि हम इतना लेंगे, अब जब हमारे पास भंडारण हो जाता है छत्तीसगढ़ में, अब रेट डिसाइड होता है मोदी जी मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, जिसे कहा जाता है सेंट्रल पूल। उसमें यह डिसाइड होता है कि आपको कितना चावल खरीदना है, क्योंकि हमारा आपका एग्रीमेंट 86 लाख मेट्रिक टन था, आपने कहा हम 52 लाख मेट्रिक टन देंगे। अब उसके बाद आप कहेंगे कि हम 1800 रुपए में देंगे, तब हम ये कहते हैं कि ठीक है आप 1800 रुपए में ले लीजिए, हमसे जितना आपको चावल चाहिए आप ले लीजिए, धान खरीद के चावल में कन्वर्ट करके हम देंगे। लेकिन फिर आप उसके बाद कौन सी कंडीका लगाते हैं कि हम उसला चावल नहीं खरीदेंगे, हम ये वाला चावल नहीं खरीदेंगे, हम वो वाला चावल नहीं खरीदेंगे। तो ये हमारी जो उनसे लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई, वो चलती जाती है। लेकिन नहीं, असंभव 80% अगर देते होते तो सबसे पहले बनारस जो है, बनारस जो है वो अभी तक कोयटो बन चुका होता। बिहार कांग्रेस वक्ता की बात सबको समझ में आ गई। अभी जयराम रमेश कांग्रेस के इस समय बहुत बड़े लीडर है और मीडिया पूरा डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं। 2200 रुपए केंद्र सरकार देती है, ये उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, कुछ दिन पहले की ही बात है। तो 2200 रुपए किस आधार पे, और अगर केंद्र सरकार से सहमति करके ही करनी है तो आप किस आधार पे एमएसपी की घोषणा कर रहे हैं? देखिए ये विरोधाभास का प्रश्न है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस समय साधना न्यूज की जनता जो दर्शक है वो कम से कम इसको समझे तो सही, वो ये समझ, उनको ये समझना जरूरी है कि केंद्र सरकार अगर इसमें अनुदान करती है तो राज्य सरकार मतलब कोई पार्टी घोषणा कैसे कर सकती है? ये मुझे घोषणा पार्टी कर रही है, सरकार नहीं कर रही है, ये समझने वाली बात है। गहरी बात है। की ओर से सवाल आ गया। मेरा छोटा सा बस प्रश्न है, ये मैट्रिक इतना चावल केंद्र सरकार खरीदती है, अभी पीयूष गोयल जी सितंबर में आए थे, स्पष्ट रूप से उन्होंने बता के गया ये 66 लाख मैट्रिक टन 2021-22 में केंद्र सरकार ने कहा कि भाई आप दीजिए, लेकिन इन्होंने जमा कितना किया सितंबर 23 तक 54 लाख मैट्रिक टन, और अभी बोलते हैं 2023-24 84 लाख मैट्रिक टन लो। भैया आप 68 लाख मैट्रिक टन जमा नहीं कर पा रहे हो, 54 लाख मैट्रिक टन जमा करते हो और बोलते हो 86 लाख टन लो, ये कैसे होगा? चलिए दो प्रमुख सवाल, पहले इनका जवाब दे देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार का प्रश्न एक बार आप शॉर्ट में दोहरा देंगी। हाँ, जयराम रमेश जी की इन्होंने बात कही, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के आईटी सेल ने जिस हिसाब से जयराम रमेश जी का जो प्रचार किया है उसको पहले ओरिजिनल पढ़ने की आवश्यकता है, वो मैं आपके आफ्टर डिबेट ने बता दूंगा कि क्या है। अब जो ये कह रहे हैं कि जो वो केंद्र सरकार जो होती है वो 2200 रुपए के आसपास हमको भेजती है, जो बाकी का अनुदान राशि हम देते हैं। अब थोड़ा सा जयराम रमेश जी ने यह कहा है कि पहले हम खरीदते हैं किसानों से, पहले हमें जितना उनका चावल होता है वह हम खरीद लेते हैं, माफ कीजिए धान होता है उसको चावल में कन्वर्ट करते हैं। धान अगर हम 1 किलो खरीद रहे हैं तो वो चावल में कितना कन्वर्ट होगा ये बीजेपी के प्रवक्ता को पहले बता देना चाहिए। मैं किसान हूं, मुझे पता है। उसके बाद वो चावल में प्रतिरूप होता है और वो चावल का भाव जो होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर नेगोशिएट करके अपने आप में एक एग्रीमेंट करती है, जिसे फिर से बोल रहा हूं मैं सेंट्रल पूल कहा जाता है। उसके पहले तक किसानों के पास पैसा पहुंच जाता है। और इनका दूसरा प्रश्न जो था कि आपने 52 लाख मैट्रिक टन सिर्फ जमा किया। मान्यवर, हमसे जितना चाहिए, हम धान का कटोरा है, हम सरप्लस राज्य हैं, जितना चाहिए उतना ले जाओ। लेकिन मोदी जी जो टीवी में आकर बोल देते हैं ना, वो एक अलग चीज होती है। पीयूष गोयल जी जो टीवी में आकर बोल देते हैं वह एक अलग चीज होती है। लेकिन आप ही का खाद्य विभाग का नीति आयोग ये कहता है कि वी आर नॉट एप्लीकेबल एंड एलिजिबल फॉर टेकिंग योर धान, मतलब चावल। तो जब वो आप खुद ही लेने के लिए तैयार नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसको संरक्षित करना पड़ता है, मार्केट में बेचना पड़ता है। यही तो सरकार करती है मान्यवर, और यही तो हमने कर दिखाया। इसलिए हम कहते हैं आप अगर ये कहें कि एक एक धान का कतरा हम खरीदेंगे तो फिर उसला चावल की कंडी का क्यों लगा दिया आपने? अगर आप ये कहें कि मैं जो यहां पर धान उग रही है वो सीधा हम सेंट्रल पूल में लेकर जाएंगे और सीधा किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा देकर जाएंगे, राज्य सरकार की कंडी का ही को हटा दीजिए, क्योंकि आप ले नहीं सकते, सिर्फ राजनीति कर सकते। इसलिए राज्य सरकार के कांधे पे बंदूक रख के चलाने का आपका प्रयास रहता है। सच्चाई कुछ और है, जनता समझती है। चलिए, जनता समझती है, जनता समझदार है, और चूंकि वादे अपने ही रहते हैं, दावे अपनी ओर रहते हैं, लेकिन जनता किसे देखती है, किसे भांपती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, ये महापर्व इस वक्त मतदान के स्वरूप में जारी है, जिसकी खूबसूरती हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुद्दों पर भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे जनता पसंद करेगी, कौन से ऐसे मसले हैं जो राजनीतिक दल लेकर के तो आ रहे हैं, जो रेवड़ी ना बने, जो रेवड़ी कल्चर पे ना आए, लेकिन वो उनके लिए
कारगर साबित हो, ये एक जरूर कोशिश हो रही है। हर उन मुद्दों को आप तक पहुंचाने की हमारी जो प्रयास है, हमारी जो कोशिश है, वो जारी है। बहरहाल साधना न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मतदान जारी है, हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और इसी प्रकार से जो तमाम मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को भी आप तक साझा करने की हमारी जो कोशिश है वो भी जारी रहेगी। तब तक के लिए बैक टू स्टूडियो।